हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हर्षवर्धन। हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। हर्षवर्धन, मैंने ये कहा था कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखा था। कौन कौन नाटक लिखा था? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। 3 नाटक लिखा था, कल मैंने बताया था, याद होगा आपको। ये तीनों नाटक है और संस्कृत में लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये तीनों नाटक, रत्नावली हुआ, नागानंद हुआ, प्रियदर्शिका हुआ, ये तीनों नाटक जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत नाटक है। वैसे मैंने कल बताया था कि धावक को लिखने का श्रेय दिया जाता है, धावक नामक व्यक्ति को। ये सब कल चर्चा हो चुका है, इसलिए आज चर्चा करने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। वानभट्ट का हर्षचरित जो है हमें यह बताता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर और नेपाल को जीता था। हर्षवर्धन ने क्या किया था? कश्मीर और नेपाल को जीता था। ये कौन बताता है? वानभट्ट के हर्षचरित से हमें यह सूचना मिलता है कि कश्मीर और नेपाल इसने जीता था। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मयूर थे, विद्वान, और दिवाकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो हर्षवर्धन, महत्वपूर्ण शिक्षित विद्वान थे जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। यह सब कल कुछ इंपॉर्टेंट सूचना था जो मैं चाह रहा था कि आपको दे दिया जाए। हर्षवर्धन को दक्षिण के अभिलेख में सकलोतर पथनाथ कहा गया। सकलोतर पथनाथ कहा गया, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन को दक्षिण के अभिलेख में सकलोतर पथनाथ कहा गया है। ये सब हर्षवर्धन को जो उपाधि मिला है, परम भट्टारक का लिया है, शिलादित्य का लिया है और महेश्वर भी इसका, ये सब उपाधि इसने लिया था। शिलादित्य हर्षवर्धन को वेनसांग कहता है, जो चीनी यात्री है वो वेनसांग कहता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वेनसांग चीनी यात्री जो है वो कुछ सूचना और देता है। जैसे उसने शूद्र को कृषक कहा, शूद्र को वेनसांग ने क्या कहा? कृषक कहा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि वेनसांग कहता है कि समय अपराधी को अंगभंग की सजा दी जाती थी और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, तो जो इनका जो सजा का जो जांच परीक्षा किया जाता था वो अग्नि से किया जाता था। अपराधी को जो सजा की जांच की जाती थी विष से किया जाता था और जल से किया जाता था। अग्नि, विष और जल से किया जाता था, है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग, हर्षवर्धन ने 4 वर्ण की बात किया था। 4 वर्ण है, 47 अक्षर है। ये सब मैंने कल वर्णमाला में, ये सब शायद मैं बता चुका हूं, है ना। वेनसांग ने 4 वर्ण का बात किया है, 47 अक्षर का बात किया है। ये सब कल मैं चर्चा कर चुका हूं। देखिए, वेनसांग एक इंपॉर्टेंट बात जो कहता है वो यह कहता है कि इस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। कौन था? नालंदा, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। तो नालंदा में इन ह्वेनसांग के अनुसार है कि 10,000 छात्र पढ़ते थे। ह्वेनसांग के अनुसार 10,000 छात्र पढ़ते थे और 100 गांव का इसको अनुदान मिला हुआ था, ये ह्वेनसांग कहता है। लेकिन एक अन्य चीनी यात्री है, उसका नाम है इत्सिंग। उसका क्या नाम है? इत्सिंग। इत्सिंग जो है भारत में लगभग 670-71 के एडी में आया था। ये भी चीनी यात्री था और लगभग भारत में यहाँ से जो वापस गया वो 693 एडी में भारत से गया। ठीक। और यह आया था चीन से, चला था कैंटन शहर से चला था और भारत जब पहुंचा तो चीन के दक्षिणी हिस्सा से समुद्र होते हुए भारत ये पहुंचा था। ठीक। तो कहने का कि जो पूर्वी कोस्टल है भारत का, उस होते हुए यह वापस आया था, सॉरी चीन से आया था और यहां से गया तो सुमात्रा होके वो चीन गया था। तो ये इत्सिंग के बारे में, ये भी चीनी यात्री था और ये भी बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ही आया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था, लेकिन ये किसी कॉलेज में नहीं गया था ना, जैसे कि यह बौद्ध पुस्तकों का संग्रह करने के लिए आया था। तो ये जो सूचना देता है उसके अनुसार है कि यहाँ पर 3,000 छात्र पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में और 200 गांव का इनको राजस्व मिलता था। ये सूचना कौन देता है? ये सूचना इत्सिंग देता है। मेरे ख्याल से यह सब आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ह्वेनसांग ने एक सूर्य मंदिर का चर्चा किया है। ह्वेनसांग ने एक सूर्य मंदिर का चर्चा किया है और यह सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मुल्तान में। ह्वेनसांग ने एक सूर्य मंदिर का चर्चा किया है। यह सूर्य मंदिर कहाँ है? मुल्तान में। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। जो आज का पाकिस्तान है वही मुल्तान है। ह्वेनसांग ये सारी सूचनाएं हमें देता है। अब हर्षवर्धन का जो एक, ये सब तो हर्षवर्धन के व्यक्तित्व के जो पक्ष थे, जो विद्वान स्कॉलर व्यक्ति का जो पक्ष था वो सब चर्चा है। अब हम लोग उसके धार्मिक के जो गुण है वो देख लिया जाए। अब हम लोग क्या देख ले? धार्मिक अशोक का, सॉरी हर्षवर्धन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो यह शासक बनने के पहले शैव धर्म को मानता था, ये याद रखिएगा। शासक बनने के पहले ये शैव धर्म को मानता था। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये शासक बनने के पहले शैव धर्म को मानता था। यह महायान धर्म का प्रभाव में आया है ना, महायान धर्म का। और इसने कन्नौज में 643 एडी में आप कह सकते हैं कि एक धर्म सभा का आयोजन किया। एक धर्म सभा का आयोजन किया। इस धर्म सभा में उसने हर्षवर्धन को, सॉरी ह्वेनसांग को इसका नेतृत्व सौंपा। ह्वेनसांग को क्या किया? इसका नेतृत्व सौंपा। ह्वेनसांग ने महायान धर्म का जो है जोरदार ढंग से मंडन किया और कहा कि आप लोग जो भी व्यक्ति इसका खंडन करना चाहते हैं वो करें। लगभग यह 5 दिन यह चला था उत्सव। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का, कन्नौज में महात्मा बुद्ध का एक स्वर्ण प्रतिमा बनाया गया। और यह स्वर्ण प्रतिमा की जो ऊंचाई थी वो हर्षवर्धन की ऊंचाई के समान था। हर्षवर्धन की ऊंचाई के समान था। यहाँ पर 2 महल भी बनाया गया था कन्नौज में, झोपड़ी, और दोनों महल जो था उसमें 1,000 आदमी के ठहरने के लिए जगह था। इस सम्मेलन में, कन्नौज के सम्मेलन में ह्वेनसांग को तो मतलब व्याख्यान का नेतृत्व, धर्म सभा का नेतृत्व दिया गया था, लेकिन भास्कर बर्मन जो कहाँ का शासक था, असोम का या असम का शासक था, वो भी इसमें भाग लिया था। ठीक, और कम से कम 20 देश के, 20 राज्यों के
प्रमुख भी आए थे, काफी मंत्री लोग भी आए थे, सब इसमें शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा कि जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर महायान धर्म का संरक्षक बनता जा रहा है, तो उसने क्या किया कि जो भवन था, ये महल था, उसमें आग लगा दिया ब्राह्मणों ने। तो हर्षवर्धन जो है काफी गुस्सा आया और 500 ब्राह्मणों को लगभग या तो मृत्युदंड दे दिया या अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। तो कहने का अर्थ कि हर्षवर्धन को हम सही अनुशासक नहीं कह सकते इस आधार पर। लेकिन एक सच ये भी है कि हर्षवर्धन प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था और 1000 बौद्ध भिक्षु को भी भोजन कराता था। तो इससे ये नहीं लगता है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर ब्राह्मण धर्म के एगेंस्ट में था, इसमें नहीं लगता है ऐसा। हर्षवर्धन जो है कश्मीर जाकर जीतता है, कश्मीर से महात्मा बुद्ध का दांत जो है लेकर आता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और कश्मीर इस समय महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। कश्मीर जो है महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। कल शायद मैंने बताया था कि ह्वेनसांग को थानेश्वर में जयगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था, ये मैंने शायद कल आपको बताया था। थानेश्वर में ह्वेनसांग को जयगुप्त ने बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था। तो यह है कन्नौज में जो धर्म सभा हुआ उसके बारे में चर्चा। 643 एडी में ही प्रयाग में छठा महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। 643 एडी में प्रयाग में छठा महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। ठीक, इसको कुंभ मेला का शुरुआत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला का शुरुआत किया था और इसमें भी ह्वेनसांग उपस्थित था। और यहां पर हर्षवर्धन ने सूर्य, शिव और महात्मा बुद्ध तीनों का पूजा किया था। सूर्य का भी पूजा किया था, शिव का भी पूजा किया था और महात्मा बुद्ध का भी यहां पर उसने पूजा किया था। और फिर जैसा कि ह्वेनसांग सूचना देता है कि हर्षवर्धन ने अपना जो संपूर्ण राजस्व था, राजकोष था, वो दान कर दिया यहाँ पर आकर। और अपनी अंतिम में अपने शरीर का जो वस्त्र होता है वो भी दान कर दिया। फिर अपनी बहन राजश्री से एक पुराना वस्त्र मांगता है उससे और कहता है कि मुझे दो पहनने के लिए, क्योंकि मैंने सारा चीज दान कर दिया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के इस दानशीलता से काफी प्रभावित होता है और उसे एक अच्छा शासक मानता है। और ये सच सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्वेनसांग अगर पूरा भारत का भ्रमण कर सका तो वह कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का ऋणी था। हर्षवर्धन तो इसलिए नेचुरल था कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन का बड़ाई या उसका प्रशंसा करता है। तो यह हो गया आपका यह फैक्ट्स। इस समय चूंकि चीन से बहुत से बौद्ध यात्री आ रहे थे, तो एक चीज अभी देखते हैं कि हर्षवर्धन ने 641 एडी में एक चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। और चीन से भी 643 एडी में एक दूत मंडल आया था। फिर 646 एडी में एक दूत मंडल आया था। कहने का अर्थ कि हर्षवर्धन ने अपना एक दूत मंडल 641 एडी में भेजा था और बदले में चीन से दो दूत मंडल आया, 643 एडी में पहला और दूसरा 646 एडी 646 एडी में दूसरा। तो यह हर्षवर्धन के बारे में सूचना है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हो जाता है। 647 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका ये जो टॉपिक है हर्षवर्धन का, ये समाप्त हो जाता है ना। और अब हम लोग हर्षवर्धन, आपका टॉपिक समाप्त हो गया। हमने हर्षवर्धन को पढ़ा। हर्षवर्धन को पढ़ाते समय एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही सामंतवाद जो है काफी तेजी से भारत में फैल गया।
सामंतवाद काफी तेजी से फैला और 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में पंजाब को छोड़कर सामंतवाद पूरे, आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में फैल गया। सिर्फ सामंतवाद कहाँ नहीं था, पंजाब में। और 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सातवाहन काल में जो भूमिदान की परंपरा शुरू हुई, वो 11वीं शताब्दी तक आते आते पूरे भारत में फैल गया, सिर्फ पंजाब में नहीं था, बाकी सारी जगह में आपको देखने को मिलता है। इसी समय में आप कह सकते हैं कि राजपूत राज्यों का उदय हुआ, राजपूत राज्य का उदय हुआ। और आप कह सकते हैं कि इसी समय अरब आक्रमणकारी भी 712 एडी में भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत में इस्लाम का प्रवेश भी इसके बाद होने लगता है। भारत में इस्लाम का भी प्रवेश होने लगता है और फिर जो है यही सब जो आगे बढ़कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 एडी में हो जाएगा। तो हर्षवर्धन कहीं ना कहीं भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जा सकता है, लेकिन मैंने इसका खंडन पहले कर दिया है। न वो महान था, न अंतिम हिंदू था। हाँ, सम्राट, जैसे कि सम्राट में भी वो बहुत ही अच्छा सम्राट नहीं माना जाएगा, वैसे इसकी तुलना समुद्रगुप्त और अशोक से किया जाता है। लेकिन मेंस में हम लोग पढ़ाएंगे कि न इसमें समुद्रगुप्त का उतना गुण था, न यह अशोक के तरह गुण था, क्योंकि अशोक ने तो अपना एक धर्म चलाया था और यह तो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया था। तो ये सब मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब आवश्यक इतना नहीं है। जितना ही हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं वो काफ़ी है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।